नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। देश में एक ऐसी घटना घटी है जिसने महिला अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास जैसी धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर उसी पार्टी की जो कार्यकर्ता रही हैं और राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी कि मुख्यमंत्री आवास पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो। इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है, महिलाएं इसको किस तरह से देख रही हैं और इस पर किस तरह के संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजना कुमारी जी। रंजना जी जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकारों पर बेहद मुखर रहती हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की अध्यक्ष और विमेन पावर कनेक्ट की अध्यक्ष हैं। रंजना जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। नमस्कार रत्ना जी, अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटना घटी, ये बड़ी अप्रत्याशित थी और किस तरह का एक मैसेज गया है पूरी सोसाइटी में इस घटना के बाद? देखिए रत्ना जी, मैंने इस घटना के बारे में तमाम टीवी चैनलों से मेरे पास पूछा गया, बुलाया गया, मुझसे कहा गया कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? पर मैं शायद आपका ही एक प्रोग्राम है जिस पर इसके बारे में बोल रही हूँ। बाकी मैंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी राय इसके बारे में ज़ाहिर कर दी थी। अब जो मूल बात ये है कि स्वाति मालीवाल स्वयं जो देश का केंद्र राजधानी की दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्षा रही हैं और एक टर्म में नहीं रही हैं, लगातार वो पिछले 10 साल से बल्कि ज़्यादा उसकी अध्यक्षा रही हैं और तमाम इस तरह के केसेस उनके सामने आए होंगे जिसमें कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घटी और तमाम तरह की जो उसका प्रोटोकॉल है वो जानती हैं और महिलाओं की उन्होंने मदद भी की है। अपनी अपनी शिकायत हो सकती है, मेरी भी बहुत शिकायत है दिल्ली महिला आयोग से, क्योंकि हम लोगों ने हज़ारों महिलाओं को ज़िंदगी में मैंने पहुँच के लाभ पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ से रिपोर्ट मिलती थी वो बहुत पॉजिटिव नहीं होती थी, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक स्वाति मालीवाल जी का सवाल है, उनको तो सब कुछ मालूम था, उनको सब कुछ मालूम था कि वो एक चीफ मिनिस्टर के घर जा रही हैं, तो शायद उनके जो भी अपने आपसी रिश्ते हों या उनके जो भी आपसी उनकी जितनी पहुँच हो मुख्यमंत्री के परिवार में या कार्यालय में, या लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि अपॉइंटमेंट लेके जाया जाता है, तो वो उसमें नहीं गई और बाद में फिर जो भी वहाँ पर हुआ उसका चित्रण जिस तरह से उन्होंने किया और जो फुटेज हम लोग के सामने लाई गई, हम तो वहाँ थे ही नहीं, ना हम लोग में से कोई जानता है कि वहाँ अंदर किस तरह की घटना घटी, लेकिन जो पूरा चित्रण हमारे सामने लाया गया तो उसमें हम कुछ भी स्पष्ट इसमें नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पर, क्योंकि जो जिस तरह की मारपीट की बातें वहाँ कही गई और जिस तरह से वो बहुत ही नाराज़गी के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी गई हैं, जिस तरह से उन्होंने अंदर कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगी, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस को आने दो, फिर हम तुमको समझेंगे, या तुम हमें छू के दिखाओ। मतलब ये जो अनबिकमिंग ऑफ अ वुमन पॉलिटिशियन एंड आल्सो समवन हु हैज़ ऑलरेडी हेल्ड इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे वो रही हैं देश के, और उसके बाद इस तरह की बातचीत का जो सिलसिला था, जबकि पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो, हमारी क्या हैसियत है, हम आपसे कैसे कैसे बात कर सकते हैं, या हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो पूरा, जब मैंने दोनों चीज़ें देखी, अंदर की बात मुझे मालूम नहीं है, मैं कह नहीं सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि मैं एक बड़ी असहाय सी महिला की मदद के लिए कुछ बोल रही हूँ या कुछ मांग कर रही हूँ। एक महिला जो सशक्त हैं, जिनको पूरा प्रोटोकॉल मालूम है, जिन्होंने हज़ारों महिलाओं की मदद की है, वो ऐसी परिस्थिति में कैसे गईं, और फिर जब उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो पुलिस स्टेशन जाने के बावजूद उन्होंने केस नहीं लिखाया। तो ये मुझे लगता है देयर इज़ मच मोर, कुछ बहुत कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पर हुआ। तो फिर हमारा बनता नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ कहूँ। जी। मैं आपकी बिल्कुल बात समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एक
ऐसी जनप्रतिनिधि जिसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है महिलाओं के प्रति, नैतिक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो पूरी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो पूरी बात से वो अवगत ज़रूर कराएँ। क्योंकि यहाँ महिला सुरक्षा का मसला है। महिलाएँ जब किसी को देखती हैं कि हाँ, मेरे सामने एक इतनी बड़ी बहुत ही एक ताकतवर महिला है, जो कि हर तरह से जो है वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकती है, जिस तरह से वो स्वतः संज्ञान लिया करती थीं। तो ऐसे में अगर वो उस महिला को बहुत ही कमज़ोर स्थिति में देखती है, तो क्या उन महिलाओं की एक जो मानसिक स्थिति है, उस पर भी इसका एक बुरा असर जा रहा है? क्योंकि वो एक कहीं न कहीं एक वो प्रतिनिधि के तौर पर देखी जा रही हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जो आपका रक्षक इतने साल तक रहा या आपके साथ स्तंभ की तरह खड़ा होने की जिसकी क्षमता थी, जब स्वयं उसके साथ ये सब कुछ घट रहा है, तो फिर आम महिला कैसे सुरक्षित है? दिल्ली में फिर कोई महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कामगार महिला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाली महिला हो, मतलब कोई महिला सुरक्षित है ही नहीं है। और वो भी मुख्यमंत्री के आवास के अंदर की घटना वो बता रही हैं कि उनके साथ ये सब कुछ, मुख्यमंत्री जो कि उनके पार्टी के नेता भी हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके मित्र भी हैं और उनका परिवार की आपसी मित्रता भी है, उनके घर के अंदर जा कर के अगर ऐसी घटना हुई है तो फिर तो मैसेज बिल्कुल सही कह रही हो रत्ना कि ऐसा मैसेज जाता है कि आप कहीं सुरक्षित नहीं है, आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर आपने उस पूरी घटना का, जैसा कि मुझे लगता है कि 2 दिन पहले आप तमतमाती हुई वहाँ से बाहर निकल रही हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, एकदम सही चल रही हैं, 2-3 दिन की आप थाने जाती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं और फिर उसके बाद आप पैर लंगड़ा-लंगड़ा के थाने में जा रही हैं, उसका भी वीडियो लोगों ने सामने किया। तो औरतों को तो लोग वैसे ही पहले से ही मान लेते हैं कि गलत बोल रही है। जब हम तमाम औरतों को लेके थाने में जाते हैं, जब हमारे पास केसेस आते हैं, जब हम उनको लेके थाने में जाते हैं, तो पहला ये होता है, अरे भाई इसने ही कुछ गलती, विक्टिम ब्लेमिंग, ये हमारे देश का एक तरीका है। और जब हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखाई, फिर आप गई, फिर आपने 3 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद फिर आप उस समय इतनी लंगड़ा के चल रही, लग रहा है बहुत भारी चोट आपको लगी हुई है। तो ये एक तरह की एक कहते हैं ना कुछ ड्रामेटिक इसका एक सीन सा बना और उस सीन के चलते आम महिला को जो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं पुलिस वाले, वो बढ़ जाएगा। वो कहेंगे हाँ भाई ये तो गलत ही बोल रही है, ये तो आखिर आप गई थी थाने ना, आपने पुलिस वालों को बुलाया था ना, तो आपने क्यों नहीं बताया क्या हुआ? आपने बताया लेकिन आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? बताने से क्या होगा? पुलिस तो वैसे ही आम महिला की रिपोर्ट नहीं लिखती है। तो 4 बातें इसमें मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। 1-2 जो घटना वहाँ हुई, उसको स्पष्ट रूप से और बिल्कुल मुझे तो लगता है ट्रुथ इसमें आना चाहिए, साफ आना चाहिए। और अगर तो आपके साथ वो घटना हुई है, तो जिसने वो घटना की उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वो मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो घटना मुख्यमंत्री के आवास के अंदर हुई है और एक पुरुष ने आपके साथ मारपीट की है, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो एक तो वो, और अगर नहीं ये सब कुछ हुआ है, कुछ और हुआ, कुछ और उसके पीछे मंशा थी, तो फिर आप उसको स्पष्ट करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम अपनी औरत को लेकर के, जो पिटी है, जो गरीब है, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जब हम उसको थाने में लेके जाएं तो लोग उसको शक की निगाह से देखें कि ये भी कोई किसी खास तरह के ये झूठ बिल्कुल, बोल रही है। ये तो आपने एक तो ये तो बिल्कुल ठीक सच कहा कि बोलिए। ये कहीं न कहीं जी, ये कहीं जी, ये कहीं न कहीं एक जीत हो जाएगी। अगर ये स्वाति मालीवाल के मामले में सारी चीज़ें साफ तौर पर सामने नहीं आती या वो किसी वजह से अगर कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं या उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है छुपाने के लिए, तब भी उनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि बाकी महिलाओं के ऊपर इसका असर ना पड़े। उनको जब न्याय दिलाने की बात आए तो ऐसी चीज़ें आड़े ना आएँ या उन लोगों को बल ना मिले कि जो ये चाहते हैं कि चलो किसी भी तरह से विक्टिम ब्लेमिंग करके और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, तो ये ना हो। साथ ही साथ जब राजनीति की बात आती है, आप लगातार 33% आरक्षण का की माँग करती रही हैं और आज जब ये कहीं न कहीं एक ऐसा लग रहा है कि उसके लिए रास्ता बन रहा है महिलाओं के लिए, बन गया है। तो ऐसे में फिर राजनीति को लेकर, राजनीति में जब महिलाएँ आती हैं और उनको लेकर राजनीति में रहने वाले जो पुरुष हैं, वो उनके ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं या बाहर के लोग। तो ये भी बहुत सारे सवाल हैं मैम, क्योंकि आप इतना महिला अधिकारों के बारे में, तो इसके इतने सारे एंगल्स हैं। मैं इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे देखती हैं, इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है अगर पूरी तरह से देखा जाए तो?
नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाके उन्होंने खड़ा किया है समाज की महिलाओं को। समाज की महिलाओं की प्रतिनिधि हैं वो, सांसद हैं। बड़ी मुश्किल से महिला को संसद में जाने का मौका मिलता है और आप देखिए 33% की लड़ाई लड़ते-लड़ते हमें 27 साल हो गए और जब मिला भी तो भी आधा-अधूरा। वो भी आधा-अधूरा है, उसमें भी कहीं कुछ मिला और इस बार चुनाव में टिकट भी नहीं दिए गए महिलाओं को जिस तरह हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से राजनीतिक हिस्सेदारी का मौका मिलता है। आप एक सांसद हैं और एक सांसद के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है और फिर भी आप किसी भी कंसिडरेशन की वजह से अगर आप उस पूरी बात को सामने नहीं ला रही हैं तो वो एक कहानी के तौर पर ना प्रस्तुत किया जाए बल्कि एक घटना हुई है और उसमें फिर आप आपकी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, आप उनसे कहिए कि वो उस पर बयान दें। ये संजय सिंह के बयान से नहीं, संजय सिंह ने कहा कि हाँ दुर्व्यवहार हुआ और ये हुआ, तो आप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल अगर कर रही हैं तो आने वाले समय में लोग फिर महिला राजनीतिज्ञों को भी भरोसा नहीं करेंगे ना। ये आप हम तो मान के चलते हैं कि जब विमेन पॉलिटिक्स में आएंगी तो हमारी राजनीति शुद्ध होगी, हमारा आचरण शुद्ध होगा, हम तमाम और महिलाओं को ऊपर लाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आखिर हमारी जो एक तरह से कहें परिकल्पना है कि महिलाएं राजनीति में आके नेतृत्व तो संभालेंगी, तो आप तो नेता हैं, आपको तो वो पद मिला हुआ है। फिर क्या बात है, फिर क्या बात है कि आपने अपनी कमजोरी दिखाई उस समय और बाद में क्या बात है कि आपने फिर जाके वो सब कुछ लिखवाया और मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल जांच की रिपोर्ट को भी अगर ध्यान से आप पढ़िए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है, 2 ब्रूजेस की बात उसमें कही गई है। अब वो मतलब ये चीजें सब कुल मिल मिला करके आपने संशय में डाला हुआ है हम लोग को और समाज की तमाम औरतों को कि हुआ क्या आपके साथ। तो मैं सारे सवाल सिर्फ स्वाति जी के लिए नहीं खड़ा कर रही हूँ, मैं उन पुरुषों के लिए भी खड़ा कर रही हूँ जो वहां मौजूद थे। अगर वो सारे लोग वहां थे और उनके पीए के पास इतनी हिम्मत है कि उसने इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया, तो फिर वो गार्ड लोग क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी वहां क्या कर रही थी? अगर ऐसा उनके साथ, तो पुलिस तो बाद में आती ना, लेकिन सिक्योरिटी तो वहीं थी, तो वो लोग क्यों वहां चुपचाप बैठे थे? और जो तीसरी बात मैं कहना चाह, दूसरी बात तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछ के कहा कि राजनीति में, लेकिन जो तीसरी और चौथी बात मेरी ये है कि आखिर हम महिलाओं को न्याय कैसे और कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम सब कुछ, डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी हैं, हम राज्यसभा के सदस्य भी हैं, हम इतनी कहते हैं ना मुखर पर्सनालिटी भी है जो कि हर सवाल पर बोलते हैं, खड़े होते हैं, चाहे वो मणिपुर का सवाल। अगर ऐसी पर्सनालिटी है और उसके साथ मारपीट उस हद तक कि लात और जूते और पैर से मारने का अगर किसी की हिम्मत हुई है, तो ये क्या है? ये कैसे संभव है? मैं तो आपको मतलब हम लोग तो स्टूडेंट थे और बस में किसी ने ऐसे करके हाथ लगा दिया जैसा बस में होता है हम लोग के साथ, सारी महिलाओं के साथ होता है, निकाल के चप्पल हमने 4 चप्पल वहीं लगा दी उसको। तो ये बातें जो है, ये चीजें आपके अंदर वो वाला जो साहस था वो कहाँ गया? आप महिलाओं को साहस की बात कर रही है ना, तो आपने क्यों नहीं आवाज लगाई, सिक्योरिटी आके उसको उसी समय रोके पकड़े? मतलब आपके यहाँ तक कि आप कह रही है मैं मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में थी और पेट में लाते मार रहे थे, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत इससे विचलित हो गई और फिर मैंने कहा मैं इस पर, इसीलिए मैं पब्लिकली किसी स्टेटमेंट में नहीं गई। अगर ये सब कुछ स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है तो कोई तो देश की मतलब सांसद के साथ हो सकता है। वो सिर्फ स्वाति मालीवाल नहीं है, डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन, सांसद, राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर भी इन्होंने कई बातें कही हैं। तो ये चीजें मतलब आई फील वेरी वेरी शेकन दैट इफ अगर ये सच है तो स्वाति मालीवाल को इस सच को सबके सामने लाना पड़ेगा और पूरे देश की महिलाओं को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चीजें हो तो आपको कैसे अपने आप को बचाना है, लड़ना है आपको। और नहीं है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो बहुत ही गलत हो रहा है वो। मैं पूरी की पूरी स्वाति मालीवाल पर जिम्मेदारी डालती हूँ कि आप अगर इस पूरी घटना का कोई राजनीतिक प्रयोग कर रही, जैसा कि बाकी उनके पार्टी के लोगों ने बड़े खुले तौर पर कहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बेहद सरासर महिला अधिकारों की लड़ाई करने वालों पर आप अन्याय कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, जो आप कह रही हैं कि वाकई ये स्वाति मालीवाल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है इसकी, कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये तो बाकी महिलाओं का साहस भी तोड़ने वाली बात है कि बाकी महिलाओं का साहस जो कि आज उम्मीद रखते हैं, जब हम G20 में अपने
बात की हमने कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात की, हम आज हर तरफ जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि जब महिलाएं नीति निर्धारक के तौर पर जब पार्लियामेंट में बैठेंगी और वो महिलाओं के लिए काम करेंगी तो हम उसको बहुत सशक्त मान लेते हैं, लेकिन वही सशक्त महिला कैसे इतनी अशक्त हो जाती है, और जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, अगर जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है या मुख्यमंत्री स्वयं, तो स्वाति मालीवाल को फिर उनको बाध्य करना चाहिए कि वो सामने आए और उनको भी उतनी ही सजा मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के भीतर यदि ये घटना घटी है तो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा कि वहां सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वहां पर और भी लोग थे, वहां उनका परिवार भी था, तो ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, तो ये कॉमन इंटेंशन का भी मामला कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इन सब के ऊपर जो है वो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करने का काम जो है वो स्वाति मालीवाल का बन जाता है, क्योंकि अब पूरे देश की महिलाओं की तरफ से उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो एक राजनीति में है और बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं। आपसे हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे मैम कि जब अब ये घटना घटी है तो इस पर क्यों नहीं अब बाकी जो महिलाएं हैं या मिलकर एक स्वतः संज्ञान लेने जो वाली बात होती है वो क्यों नहीं हो रहा, वो सामने आए। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ड्रामे करने की आदत है, जब भी वो किसी तरह से तो कुछ ड्रामा करके या एक तरह से चेंज करते हैं, लोगों का ध्यान बटाते हैं। तो ये सारी बातें जब वो भीतर से हैं, वहां पार्टी से वो जानती हैं, तो क्यों नहीं वो सामने ला रही हैं, और अब बाकी महिलाओं को भी क्यों नहीं उनके साथ आना चाहिए कि इस पे न्याय मिले। देखिए ये अगर आप सच में, मैं सिर्फ एक महिला कार्यकर्ता नहीं हूँ, मुझे बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और तमाम बड़े बड़े विमेन पॉलिटिशियंस के साथ मैंने काम किया है। प्रमिला दरवते जी जैसी हमारी मेंटर रही हैं, सुमन कृष्णकांत जी जैसी, तो मैं और तमाम मेरी महिला मित्र राजनीति में हैं जो कि मिनिस्टर, आज भी मिनिस्टर हैं, पहले भी थी। तो मैं जानती हूँ कि ये जो राजनीतिकरण है, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी के चरित्र को इतना पहचानती हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम जानते हैं कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं और ये सब कुछ, बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो आप पहले से इतने साल तक क्या सिर्फ पद की लालसा में आप वहां बैठी हुई थी? जब आपको पता है तो फिर आप क्या सिखा रही हैं महिला राजनीति के लिए? आपका संदेश महिला राजनीति के लिए ये पता क्या कहते हैं ना, प्रकार है, आप वहां बने रहिए ताकि आपको कोई ना कोई पद मिलता रहे, ऐसा नहीं है। अगर आप मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति, महिलाओं को मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति हम सिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं विमेन्स पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिक्स। आपका अगर महिला के वाला दृष्टिकोण नहीं है तो फिर आप राजनीति में क्या बदलाव लाएंगे? कोई नहीं लाएंगे ना। आपको तो भाई आज इस पद पर मिला, फिर आप अगले पद के लिए नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद अगला, तो ठीक है, बहुत सारी महिलाएं पदों पे गई, हमसे बहुत लोगों ने बुलाया हमें राजनीति में, हम नहीं गए क्योंकि हमें मालूम था कि हम एक सीमा तक ही चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी बात कहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई राजनीतिक सीमाओं के अंदर बांध नहीं सकता कि नहीं आज महिला के साथ अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, तो हम 4 दिन इंडिया गेट पर उसी ठंड में जाके बैठे। और हमने बार बार फोन करके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के जो पत्र, उस समय प्रेस एडवाइजर थे, हमारे जेएनयू के ही थे, हमने उनको बार बार कहा स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको सामने। उनका नहीं, प्राइम मिनिस्टर रेप पे नहीं बोलेंगे। अरे कैसे नहीं बोलेंगे? फिर बोले और सब कुछ हुआ। तो हम लोग लड़ेंगे, और अगर आपके अंदर महिलाओं के प्रति कोई भी समर्पण है, जो कि मुझे लगता है कि जरूर होगा क्योंकि आप महिला आयोग की अध्यक्ष रही इतने साल तक, तो आप उसको सामने लाइए, आप उस लड़ाई को खुल के लड़िए। आप ये चीजें नहीं, आप राज्यसभा से इस्तीफा दे दीजिए, उसी पार्टी से तो आप राज्यसभा में हैं, आप उनके मुंह पर वही वाला तमाचा मारिए जिसको कि दे के आपको उन्होंने दबा के रखा हुआ है, जिसको देने के बाद उनकी इतनी हिम्मत पड़ गई है कि आपको लात घूंसों से मार रहे हैं वो लोग। तो ये तो दोहरा नहीं चलता है ना कि आप उनका ड्रामेबाजी भी जानती हैं और आप उनके साथ बनी भी हुई हैं, उनके यहाँ जाके आप पिटती भी हैं। ये बिल्कुल सरासर महिला के अपमान की घटना अगर हुई है, मैं बार बार अगर कह रही हूँ कि मैं खुद ही तमाम घटनाओं के बारे में मैं खुल के लड़ती हूँ और मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे क्या है। तो अगर हुई ये घटना तो आप खुल के लड़िए, हम सब आपके साथ खड़े हैं और हम लड़ेंगे आपके लिए, न्याय के लिए। लेकिन आप सामने आइए, ये चीजें नहीं चलती है कि आपको उसका लाभ भी लेना है, आपको उससे आप दीजिए इस्तीफा राज्यसभा से, आप छोड़िए उनकी सब दी हुई चीजें और कहिए कि मैं इसको कोर्ट में ले जाके खड़ा करूंगी, इसके घर में मुझे अपमानित किया, मुझे लात जूतों से मारा है। ये कोई तरीका है? ये कोई मतलब किस सभ्यता के किस अंश का ये हिस्सा है, किस राजनीति का ये हिस्सा है जो उनके साथ हुआ, जो वो कहती हैं कि उनके साथ हुआ? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मतलब जो उनका कहना कि वो, तो ये सरासर, या तो ये सरासर राजनीति का मामला है
जिसमें कि हम लोग नादान लोग हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर ये सरासर उनकी समझदारी में कहीं न कहीं उस जो राजनीति वो कर रही हैं उसकी कमी है, या फिर वो लोग टोटल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इनका, वो उसके लिए तैयार हैं, करवा रही हैं। तो ये कई कॉम्बिनेशंस हैं। आप चूज़ करिए कि नहीं हमें लड़ना है, और हमें इन लोगों ने जिन्हें हमें इतना अपमानित किया है, जिन्होंने हमारे पर इतनी हिंसा की है, और वो भी मुख्यमंत्री परिवार के घर के ड्राइंग रूम में की है, तो फिर हमें इसको छोड़ना नहीं है। तो फिर आप लड़िए, आके सामने दिखाइए अपनी हिम्मत, हम आपके साथ सब खड़े हो जाएंगे, और हमारे साथ जो हजारों महिलाओं की जमात है, मैं वायदा करती हूँ कि हम आपके साथ खड़े होंगे, और आपकी लड़ाई निर्भया से, निर्भया के माता पिता से आप पूछ लीजिए, हम तब तक खड़े रहे जब तक कि उन लोगों को फांसी नहीं होगी। तब तक हर 16 को दिसंबर को हमने मीटिंगें की, हमने लोगों को बुलाया, तमाम तरह से उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े रहे। तो ये लड़ाई को आप लड़ के देश की महिला को आप कन्विंस करिए कि नहीं, ये करके आप बच नहीं सकते हैं जो आपने मेरे साथ किया। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने निर्भया की लड़ाई लड़ी और आपने बहुत ही निष्पक्ष होकर महिलाओं के हक की बात की है हमेशा, और आज भी आप ये कह रही हैं कि हम तैयार हैं, अगर स्वाति मालीवाल जो है वो स्वयं आगे आकर वो ये सुनिश्चित करने की मुझे जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलवानी है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने आप को मजबूत करना होगा और अपने जो उनके सिद्धांत हैं उन पर चलना होगा। और सिद्धांत वही है, यदि आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो आपके सिद्धांत किसी भी राजनीतिक उससे प्रेरित नहीं हो सकते। आप सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी और उसको न्याय दिलाने की बात करेंगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ रंजना जी, ये वही घर है, ये वही मुख्यमंत्री आवास है जहां पर चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मारपीट हो चुकी है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां जिससे पूरी तरह स्वाति मालीवाल जो है वो वाकिफ थी। जिस तरह से वो कह रही थी कि मैं पीरियड्स में हूँ, मुझे मत मारो, ये भी अपने आप में कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट मुझे बहुत बेचारगी वाला लगता है कि वो ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि मुझे मत मारो। उन्हें तो उठ के खड़ा होना चाहिए, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और जो वीडियो आ रहा है वो मैं अपनी राय देना चाहती हूँ कि हो सकता है वो वीडियो इस घटना से पहले का हो, क्योंकि उसमें वो ठीक नज़र आ रही है, क्योंकि सारी फुटेज तो अभी सामने आई नहीं है, बहुत सिलेक्टिव फुटेज उन्होंने रिलीज़ की है। तो इसमें बहुत सारे सवाल अभी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं जिनके आवास पर ये घटना घटी, वो भी जो है वो प्रेस ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो बचते नजर आए। और वहां पर जो है अखिलेश यादव ने कहा कि इससे जरूरी भी और चीजें हैं, इससे राजनेताओं का जो एक दृष्टिकोण है वो भी समझ आता है महिलाओं के लिए। क्योंकि अखिलेश जी के जो पिताजी हैं वो कहा करते थे कि बलात्कार तो जो होते हैं वो तो हो जाते हैं, गलती हो जाती है। ये पूरी जो एक तरह की मानसिकता है, ये कितनी घिनौनी मानसिकता है, इसको किस तरह से देखती हैं आप रचना जी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि बिल्कुल ये घिनौनी मानसिकता जो है, और लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इन्हीं के पिताजी ने कहा था, और इनको नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी घटना है। वहीं केजरीवाल जी बैठे हुए थे, वहीं उनके संजय सिंह ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर को नहीं, अरे भाई अपने घर का तो देखो ना, पहले वो तो बताओ कि वहाँ क्या हुआ, सच तो लाओ ना जनता के सामने, आप किस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये सवाल ये है कि आप जो पुरुष वो तो प्रधान सार्वजनिक समाज की, स्थान पर हुआ, आपके तो घर में हुआ, मुख्यमंत्री निवास में हुआ। जी। बिल्कुल। तो अब ये जो घटना हुई है, इसमें ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ये लोग अपने आप को आसान, क्योंकि ये देखिए मर्द की जो ज़मात है, और ये स्वाति से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि मर्दों की जो ज़मात है वो एक दूसरे की को ढकती है। आप देखिए यहाँ तक इसी देश में कहा गया लड़के हैं गलती हो जाती है, ये भी कहा गया कि औरतें रेप एंजॉय करती हैं। एक दूसरी पार्टी के नेता ने ये भी कहा, किसी ने ये भी कहा कि ये तो जिस तरह से ये पहनावा आजकल पहन रही हैं, जिस तरह से ये घूम रही हैं, निर्लज हैं, तो इनके साथ तो ये होगा भी। कई चीज़ों के हम लोग जवाब दे चुके हैं, तो उसमें मैं पढ़ने नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर आप उसी पार्टी की नेता हैं, एक तो जो नेता अब नहीं आपको, रहे, लेकिन वो भी ये कहा करते थे। जी। हाँ बोलिए रत्ना, बोलिए। जी, जी, वो कहा करते थे, शरद यादव जी की मैं बात कर रही हूँ, जब महिला आरक्षण की बात होती थी, तो वो बहुत ही उनके वक्तव्य इतने इतने खराब होते थे कि लगता था कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या इनके घर में खुद महिलाएँ नहीं हैं? वो हमेशा कहते थे कि महिलाएँ राजनीति में क्या होता है? मतलब वो किसी और के बल पर आती हैं, महिलाएँ राजनीति में आती हैं।
या पत्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो इस तरह की बातें सुना करते थे। ये बहुत ऐसा लगता है कि लोग जो है वो मतलब आत्ममुग्ध हैं। उन्हें लगता है कि हमने जो व्यवस्था बना रखी है, पुरुष प्रधान जो समाज है, वही व्यवस्था जो है वो सर्वोपरि रहे और उसमें महिलाएं जो हैं वो आगे ना आ पाए, और उसके लिए तरह तरह के ये सब चीजें होती हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए महिलाओं को खुद जो है सशक्त होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे इसलिए आपने तो मैं बात बार-बार की। इसीलिए रत्ना जी मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि अगर स्वाति मालीवाल जैसी महिला ने इतनी कमज़ोरी दिखाई कि वहाँ वो पिटती रही, उसके पेट पे लातें पड़ती रहीं, वो थप्पड़ खाती रही और वो ना तो वो बाहर वहाँ से निकली, ना उसने उलट के प्रहार किया उस व्यक्ति के ऊपर, ना उसे हम कहते हैं ना, हम अपनी महिलाओं को क्या सिखाते हैं? पहला हाथ उठे उसी समय पकड़ लो। मैं तो सिखाती हूँ ना अपनी महिलाओं को, हाँ उसी समय पकड़ लो, 4 लोगों को जुटा लो, मिलके मारो ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कहा। ऐसा नहीं कि हमारी कोई बिल्कुल। पुरुषों से लड़ाई है, हम सब माँ हैं, हम सब पत्नियां हैं, लेकिन जी। जो व्यक्ति इतना इस तरह की हरकत करेगा उसको जवाब देना जरूरी है। तो लेकिन इन्होंने तो नहीं दिखाया ये सब, ये तो असहाय बन गई, बिल्कुल। वहां से बाहर निकल के आ गई। फुटेज उटेज तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना पब्लिक स्पेस में है वो सब बातें इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जी। कि एक इतनी जिम्मेदार राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा की सदस्य के साथ हुआ, ये तो संज्ञान हमें राज्यसभा के स्पीकर को लेना चाहिए। ये संज्ञान तो, लेकिन वो बिल्कुल, देखिए वही होता है बिल्कुल। ना, मर्दों का आपस का ये किस्सा है, ये करते हैं। और अगर स्वाति जैसी मजबूत महिला के साथ कर रहे हैं और वो इसको ढकने की कोशिश कर रही है, या 3 दिन तक वो चुप रह सकती है? अब बताइए, इतना पिटने के बाद इतनी पावरफुल महिला वो चुप क्यों रही 3 दिन? मैं तो यही आज तक नहीं समझ पा रही हूँ। क्यों नहीं गई उसी समय जब पुलिस स्टेशन पहुंची थी? तो कि लिखा है, किस बात का इंतजार कर रही थी, किसके इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रही थी वो? क्यों नहीं उन्होंने जाके तत्काल कहा कि ये सब हमारे साथ हुआ है? तो ये इतनी सशक्त महिला के साथ अगर हो सकता है, तो आप मैसेज यही दे रही है कि भैया दब के रहो, बर्दाश्त करो, कुछ पाना है तो चाटुकारिता करो, कुछ पॉलिटिकल चीजें करो। मतलब ये दिस इज नॉट गुड मैसेजिंग, दिस इज नॉट गुड मैसेजिंग फॉर विमेन ऑफ इंडिया। हम महिला को सशक्त बना रहे हैं, एक सशक्त महिला की दुर्गति देख करके बिल्कुल, हम। बिल्कुल। जब हम लोग प्रधानपति जैसी बातों का विरोध करते हैं, जब हम कहते हैं कि महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ें, कोई पीछे से उनके राजनीति ना करे कि उनके नाम पर जो है वो चलता रहे, किसी और के जो विचार जो है वो उसके ऊपर रखे जाएं। ऐसे में महिलाओं को, देश की उन सभी महिलाओं को, जो अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया है, और जब हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं का नेतृत्व हो, हर जगह महिलाएं जो है वो आगे बढ़े, अग्रणी भूमिका में रहें, तो सभी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं, ताकि वो अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि ऐसी जब उनके साथ राजनीति हो या उनके साथ किसी तरह का अपराध हो, तो वो कितने निडर होकर, मुखर होकर सामने आए और वो सारी जो चीजें उनको परे रखते हुए कुछ एक उदाहरण पेश करें। देखिए, मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल स्वाति मालीवाल के उदाहरण पर मत चलिएगा। आप आशा देवी बन सकें, अगर बनना चाहें तो घर घर की महिला बन सकती है, जो निर्भया की माँ थी। कितनी कितनी बातें कही गई, कितने कितने आरोप लगाए गए, लेकिन उस महिला ने छोड़ा नहीं जब तक उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला। तो ये एक आपस में हमें एक हमारा एक अंतरंग समझौता, जैसे मर्दों का समझौता है कि औरतों पर जुल्म ढाओ और फिर एक दूसरे को बचा लो, हम औरतों का समझौता होना चाहिए कि हमारे साथ अत्याचार करने वालों को हमें बख्शना नहीं है। क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है, कल हमारी बेटियों के साथ होगा। कम से कम हमारे पीढ़ी में हम खत्म करें, ताकि अगली पीढ़ी हमारी पूरी तरह से निर्भय, सशक्त होकर के जीवन जी सके। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक बात आपने कही कि ये सब अभी इसी पीढ़ी में खत्म हो जाए, ताकि हम आने वाली जो पीढ़ी, जो हमारी आने आगे की पीढ़ी है, उसके लिए हम एक बेहतर कल जो है वो खड़ा कर सकें। आज जो संदेश दिया है रंजना कुमारी जी ने आवाज़े ख़वातीन के मंच से, उन्होंने यही कहा है कि यदि स्वाति मालीवाल अपनी पूरे आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ें और न्याय की बात करें, वो सिर्फ अपने लिए न्याय नहीं, बाकी महिलाओं के साथ भी न्याय करेंगी, और इसके लिए समस्त महिलाएं जो हैं वो उनके साथ खड़ी होंगी। जैसे रंजना जी ने कहा कि जैसे उन्होंने पहले लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो साथ हैं, लेकिन इसमें ईमानदारी स्वाति मालीवाल को भी अपनानी पड़ेगी कि वो एक ईमानदार रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ें। और ये जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण आज इस मंच पर कही गई है कि हम सब महिलाओं के बीच एक अंतरंग समझौता होना चाहिए कि हम हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, सही रास्ते पर चलते हुए।
रंजना जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और शायद आपके बगैर ये इसके साथ इस विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया आपका।